सब्र करो अभी मेहनत जारी है, कि सब्र करो अभी मेहनत जारी है, वक्त खुद एक दिन कहेगा कि अब तुम्हारी बारी है, अब तुम्हारी बारी है। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एफराज स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भूगोल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। कि अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या होती है। तो अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का अध्ययन करने के लिए हम लोग देखेंगे ग्लोब, कि ग्लोब क्या होता है। तो ग्लोब को यदि आप लोगों को बताएं तो ग्लोब पृथ्वी का एक रूप होता है। ग्लोब जो होता है पृथ्वी का रूप होता है, यानी पृथ्वी का सैंपल होता है, पृथ्वी का आकार होता है। यदि पृथ्वी का हम लोग को अध्ययन करना है, पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना है, तो इस पृथ्वी पे भ्रमण करेंगे तो हम लोग को अध्ययन होगा, जानकारी होगी पृथ्वी के बारे में। चलते चलते आप मर जाओगे लेकिन पृथ्वी का जानकारी नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं मानचित्र पे, ग्लोब के मानचित्र पे, और ग्लोब के माध्यम से, ग्लोब के द्वारा ही हम लोग पृथ्वी को विस्तारित रूप से समझते हैं, पृथ्वी के बारे में अध्ययन करते हैं कि पृथ्वी आखिर है क्या। ठीक है, तो ये ग्लोब क्या होता है। ग्लोब की परिभाषा होती है क्या, ग्लोब की परिभाषा क्या होती है कि ग्लोब पृथ्वी का एक रूप होता है जो पृथ्वी के बारे में हमको बतलाता है। ठीक है, कि पृथ्वी कैसी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है ग्लोब। देखेंगे इसमें पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी को बीचों बीच एक रेखा गुजरती है, पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा गुजरती है जो पृथ्वी को दो भागों में बांटने का काम करती है, और उस रेखा को कहा जाता है विषुवत रेखा। यानी ये क्या है, पृथ्वी है, पृथ्वी की संरचना है, और पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा गुजर रही है जो इस पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। एक उत्तरी गोलार्ध में बांटती है और दूसरी दक्षिणी गोलार्ध में। एक उत्तरी गोलार्ध में और एक दक्षिणी गोलार्ध में पृथ्वी को बांटती है, और यह जो रेखा बांटने का काम करती है पृथ्वी को दो भागों में, उसको कहा जाता है विषुवत रेखा। और इसी रेखा को कहा जाता है भूमध्य रेखा, इसी को कहा जाता है विषुवत रेखा, इसी को कहा जाता है भूमध्य रेखा, और इसी को कहा जाता है इक्वेटर। इक्वेटर का इसको भी कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं। आगे बात करते हैं कि ये जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में जो रेखाएं हैं इनको क्या कहते हैं। ये जो विषुवत रेखा है या भूमध्य रेखा है, इसके दक्षिणी गोलार्ध में और उत्तरी गोलार्ध में जो रेखाएं हैं, इन रेखाओं को ही कहा जाता है क्या, अक्षांश। इन्हीं रेखाओं को कहा जाता है अक्षांश। तो परिभाषा बनाओगे ऐसे कि अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं। तो आप देखोगे बाबू, ये पश्चिमी बिंदु है, पश्चिमी ध्रुव है, पूर्वी, तो ये पश्चिम से पूर्वी तक जा रही है ना, तो कहेंगे हम लोग क्या कि अक्षांश रेखाएं वे रेखाएं होती है कि विषुवत रेखा के समानांतर, अक्षांश रेखाओं की परिभाषा बोल रहे हैं कि विषुवत रेखा के समानांतर, ये बिल्कुल समान होती हैं। आपको जो यहाँ पे कर्व दिखाई दे रहा है ना, ये कर्व नहीं होता है, ये कर्व नहीं होता है। मानचित्र देखोगे, ग्लोब देखोगे, तो ये मैंने ग्लोब बनाया हुआ है, तो ये गोल एकदम होती है। कैसी होती है, गोल होती है एकदम, कर्व नहीं होती है। ये किस रूप में होती है अक्षांश रेखाएं, तो वृत्त के रूप में होती है। कैसी होती है, यहाँ पर देखो वृत्त के रूप में दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है ना। तो देखेंगे अक्षांश रेखाएं किससे कहते हैं, तो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के समानांतर 1 डिग्री के अंतराल पर, 1 डिग्री के अंतराल पर पश्चिमी बिंदु से पूर्वी बिंदु के बीच की रेखा को कहा जाता है अक्षांश रेखा। यानी बाबू, ये जो अक्षांश रेखाएं होती है, इनके बीच की कितनी दूरी होती है, तो 1 डिग्री का अंतर होता है। एक एक डिग्री के अंतर पर ये क्या होती है, अक्षांश रेखाएं आपकी होती है। ठीक है, नहीं अजीब समझ आ रहा है, आ रहा है ना। तो यह जो होती है अक्षांश रेखाएं, पुनः मैं आपको बता दे रहा हूँ, इनके बीच में कितने डिग्री का अंतर होता है, 1 डिग्री का। 1 डिग्री पर ये रेखाएं होती है, 1
डिग्री पे। ठीक है, दोनों साइड में कितने डिग्री पे? 1-1 डिग्री पे। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे क्या? अक्षांश रेखाएं वे रेखाएं जो विषुवत रेखा के समानांतर उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में 1 डिग्री के अंतराल पर पश्चिम बिंदु से पूर्वी बिंदु के बीच की दूरी या पूर्वी बिंदु से पश्चिमी बिंदु के बीच की दूरी या रेखा को कहते हैं हम लोग अक्षांश रेखाएं। इतना है समझ? तो ये जो अक्षांश रेखाएं होती है इनके बीच कितना अंतराल होता है? कितने डिग्री का? 1 डिग्री का होता है। लेकिन किलोमीटर में यदि हम लोग प्रश्न करें कि कितने किलोमीटर की अंतराल होता है दो अक्षांश रेखाओं के बीच में, लगभग कितने किलोमीटर की दूरी होती है? तो 111 किलोमीटर की। कितना होता है? 111 किलोमीटर की दूरी होती है दो अक्षांश रेखाओं के बीच में। ठीक है, अगर डिग्री में बात करें तो 1 डिग्री। ठीक है, अब चलते हैं कि अक्षांश जो रेखाएं होती है इनकी कुल संख्या कितनी होती है। जो अक्षांश रेखाएं होती हैं उनकी कुल संख्या कितनी होती है? तो यहां से जो विषुवत रेखा है ना, विषुवत रेखा से यदि हम लोग उत्तरी गोलार्ध में चलते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में पूरी जो अक्षांश रेखाएं हैं इनकी संख्या होती है 90। कितनी होती है? 90। और दक्षिणी गोलार्ध में बात करते हैं तो दक्षिणी गोलार्ध में भी जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, जो अक्षांश रेखाएं हैं इनकी संख्या कुल होती है 90। ये कौन सी रेखा है? सब अक्षांश रेखा है। ये अक्षांश रेखा है, यानी विषुवत रेखा से उत्तरी गोलार्ध में अक्षांशों की संख्या होती है 90 और दक्षिणी गोलार्ध में होती है 90। और एक और होती है, कौन? ये जो शून्य अक्षांश पर जो रेखा होती है जिसको कहा जाता है शून्य रेखा, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। ठीक है, ये भी एक क्या होती है? रेखा होती है। अब इन तीनों को हम लोग जोड़ेंगे तो कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है? तो कुल अक्षांशों की संख्या होती है 181। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है? 181 होती है। यानी इस पृथ्वी पे जितनी अक्षांश रेखाएं खींची गई है वो सारी अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या होता है 181। ठीक है, 181 होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि ये जो अक्षांश रेखाएं होती हैं इनको कहा किया जाता है। जो अक्षांश रेखाएं होती है इनको क्या कहा जाता है? तो अक्षांश जो रेखाएं होती है, मैंने यहाँ पे एक और बना रखा है ग्लोब, इसमें देखेंगे ये आपका विषुवत रेखा है। ठीक है, और विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर जो रेखा गुजरती है उसको कहा जाता है कर्क रेखा। और कर्क ही रेखा भारत को बांटने का काम करती है 2 भागों में। ठीक है, तो 23.5 डिग्री पर उत्तरी गोलार्ध में झुकी हुई रेखा को कहते हैं कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में झुकी हुई रेखा को कहते हैं मकर रेखा। ठीक है, इसके आगे चलते हैं कि विषुवत रेखा से 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में झुकी हुई रेखा को कहा जाता है आर्कटिक रेखा, और विषुवत रेखा से 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में झुकी हुई रेखा को कहा जाता है अंटार्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा। ठीक है, यह थी अक्षांश रेखाएं, यह थी अक्षांश रेखाएं। इतना अक्षांश रेखाओं के बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। थोड़ा सा और इसमें हम लेकर चलते हैं समय वाला पर, कि किस रेखा पर सबसे बड़ा दिन होता है और किस रेखा पर सबसे छोटा दिन होता है। सबसे अधिक ठंडा जो ठंडा होता है किस रेखा पर पड़ता है? कौन सी रेखा पर? मकर रेखा पर। और सबसे गर्मी अधिक किस रेखा पर पड़ता है? कर्क रेखा पर ना। जो गर्मी होती है ना, देखो अब कर्क रेखा पर, यहाँ ये कर्क रेखा है, और जब सूर्य इस कर्क रेखा पर पहुंचता है कब? तो 21 जून को। कब पहुंचता है?
21 जून को। जब सूर्य 21 जून को, क्योंकि ये विषुवत रेखा से जो सूर्य होता है ना 4 महीने के अंतराल में पहुंचता है। 4 महीना लग जाता है यहाँ पर आने में कर्क रेखा में, और कर्क रेखा से फिर यहाँ पर 4 महीना, और फिर मकर रेखा पर आएगा तो 4 महीना, और फिर यहाँ से आएगा तो 4 महीना। यानी विषुवत रेखा से कर्क रेखा पर जाने में 4 महीना लगता है, और मकर रेखा पर जाने में 4 महीना लगता है। यानी इसी में आपका जो होता है ना सूर्य चक्कर करते लगाता रहता है इसी रेखा में। आप सोचोगे कि इसमें आता है, इसमें आता है, तो उसमें नहीं जाता है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही क्या करता है, सूर्य चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, तो जब सूर्य 21 जून को इस कर्क रेखा पर पहुंचता है तो उस दिन बहुत ही भीषण गर्मी पड़ती है, बहुत अत्यधिक गर्मी पड़ती है। ठीक है, अब 22 दिसंबर को पहुंचता है कहां पर, मकर रेखा पर सूर्य। 22 दिसंबर को मकर रेखा पर जब सूर्य पहुंचता है तो इस दिन बहुत ठंडी पड़ती है, जबरदस्त। 22 दिसंबर को जब पहुंचता है कहां पे, मकर रेखा पर सूर्य, तो इस दिन पड़ता है भीषण ठंडी। न जी, ठंडी बहुत जबरदस्त पड़ती है। ठीक है, अब प्रश्न आता है कि भैया 21 जून को तो मकर रेखा पर, कर्क रेखा पर पहुंच गए, और 22 दिसंबर को पहुंचे कहां पे, मकर रेखा पर। तो हमने अभी आपको बतलाया है कि यह कहां से, विषुवत रेखा से जब चलता है तो विषुवत रेखा से और मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में, यानी विषुवत रेखा से कर्क में आएगा तो 4 महीने लगेगा, फिर यहाँ से आएगा तो 4 महीने लगेगा, फिर यहाँ आएगा तो 4 महीने लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार उनको 4-4 महीने होता है। तो आखिर में मकर विषुवत रेखा पर सूर्य पहुंचता किस तारीख को है ना प्रश्न। तो पहुंचता है आपका सूर्य इस विषुवत रेखा पर कब, तो 22 मार्च को और 23 सितंबर को। कब पहुंचता है, 22 मार्च और 23 सितंबर को। ठीक है, तो यह थी सब आपकी अक्षांश रेखाएं। अब हम लोग अध्ययन करेंगे किनको, तो देशांतर रेखाओं को। ठीक है, तो जो देशांतर रेखाएं होती हैं, इतना समझ आ गया ना, लिख पढ़ लिए हो ना। एक बार पूरा विषुवत रेखा क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाओं को आपको बतला दे रहे हैं। विषुवत रेखा के समानांतर चलने वाली रेखाओं को कहते हैं अक्षांश रेखाएं। ठीक है, अब उत्तरी ध्रुव से और पश्चिमी ध्रुव क्या बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव के ध्रुव तक चलने वाली रेखाओं को कहा जाता है देशांतर रेखाएं। यानी उत्तरी ध्रुव से और दक्षिणी ध्रुव तक चलने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है, देशांतर रेखाएं। मैंने यहाँ पर बना रखा है, और यहाँ पर बनाएंगे तो ज्यादा गोजापाती हो जाएगा, है ना जी। तो यहाँ पे हमने बना रखा है, आप देखोगे तो ये जो है, ये जो रेखाएं चल रही है कौन सी, अक्षांश रेखा है, और ये आपका उत्तरी ध्रुव है, ये आपका दक्षिणी ध्रुव है। और यहाँ से जो रेखाएं चल रही हैं, यानी मैं एक और बना दे रहा हूँ, यहाँ पे छोटा सा बना दे रहा हूँ। ये है आपका विषुवत रेखा, और ये आपका क्या है, उत्तरी ध्रुव है जिसको नॉर्थ बोलते हैं, ये है आपका साउथ, दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, और यहाँ से ये जो रेखाएं चलती हैं बाबू, नॉर्थ से लेके साउथ तक, इन्हीं को कहा जाता है देशांतर रेखा। यही क्या होती है, देशांतर रेखाएं होती है। आया समझ। लेकिन प्रश्न और आ गया कि अक्षांशों की तो हम लोग समझ गए कि इनकी कुल संख्या कितनी होती है, 181। तो इनकी भी कुल संख्या हम लोग देखेंगे। इनके मध्य की बीच की, यानी बीच की दूरी को, बीच की रेखा को कहते हैं हम लोग विषुवत रेखा। तो इसके बीच में तो कोई रेखा होगी, तो इसके जो बीच रेखा होती है ना, उस रेखा को कहा जाता है क्या चीज, इस रेखा को क्या कहा जाता है, ग्रीनविच रेखा। क्या कहा जाता है, ग्रीनविच रेखा। ठीक है, यानी इनके जो बीच की रेखा होती है, बिल्कुल मध्य की रेखा होती है, उनको कहा जाता है क्या, ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा। ठीक है, इनको कहा जाता है क्या चीज, ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। अब प्रश्न में मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि देशांतर रेखाएं क्या होती है। तो उत्तरी ध्रुव से, यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव के को मिलाने वाली रेखाओं को कहा जाता है देशांतर रेखाएं। उत्तरी ध्रुव को से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को कहा जाता है देशांतर रेखाएं।
अब इनकी कुल जो संख्या होती है वह कुल संख्या होती है 360। इनकी कुल संख्या कितनी होती है? तो 360 होती है। एक और मैं चित्र बना रहा हूं, ठीक है? चित्र बनाऊं, यहाँ पे जगह है ना जी, थोड़ा सा इसको मैं मिटा देता हूँ। क्या बताएं 22 मार्च और 23 सितंबर आप ये जो 22 मार्च और 23 सितंबर है ना, इस तारीख को मतलब विषुवत रेखा पर सूर्य रहता है, 22 मार्च को और 23 सितंबर को, ठीक है? और बना रहे विषुवत रेखा, ये आपकी विषुवत रेखाएं हैं, अरे क्या सॉरी देशांतर रेखा है, ठीक है? ये देशांतर रेखा है और इनके जो बीच की जो रेखा होती है इसी को कहा जाता है क्या? ग्रीनविच रेखा कहा जाता है इनको, ग्रीनविच। ये कौन सी रेखा होती है? ग्रीनविच रेखा होती है, ठीक है? अब ग्रीनविच रेखा जो होती है कितने डिग्री देशांतर रेखा पर होती है? तो बिल्कुल मध्य में है। तो यहाँ पे विषुवत रेखा आपका 0 डिग्री अक्षांश पर थी ना, तो इसके जो देशांतर में है बिल्कुल मध्य में है, वो बाबू आपको 0 डिग्री देशांतर को होगी कि नहीं होगी? ये अक्षांश को पढ़ रहे हैं तो अक्षांश बोलेंगे, यहाँ पे देशांतर पढ़ रहे हैं तो देशांतर बोलेंगे, ठीक है? तो ये ग्रीनविच रेखा जो होती है 0 डिग्री देशांतर पर होती है। और यहाँ से इधर आपका पूर्वी क्षेत्र है ना, इधर पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा, इधर पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा। तो इनकी कुल संख्या होती है 360। देशांतर रेखाओं की संख्या कुल कितनी होती है? 360 होती है। तो यहाँ से ग्रीनविच रेखा से आपका पूर्वी गोलार्ध में इनकी संख्या होती है कुल कितना? 180। कितना होती है? 180। और इधर होती है ग्रीनविच रेखा से पश्चिमी गोलार्ध में इनकी कुल संख्या होती है, मैंने क्या लिख रखा है, पश्चिमी गोलार्ध में इनकी कुल संख्या होती है 180। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कुल कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। यानी देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है? 360 होती है, ठीक है? एक प्रश्न और कि इस पृथ्वी पर जो रेखाएं खींची गई हैं, जो अक्षांश रेखाएं खींची गई है, इन अक्षांश रेखाओं में सबसे बड़ी रेखा कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी रेखा कौन सी होगी? जो बीचों बीच बिल्कुल जाएगी वही तो सबसे बड़ी होगी। फिर दक्षिणी गोलार्ध में आएंगे तो छोटी होती हुई चली जाएगी, उत्तरी गोलार्ध में जाएंगे तो छोटी होती हुई चली जाएगी, ठीक है? तो ये जो विषुवत रेखा होती है ना, सबसे बड़ी रेखा होती है, ठीक है? तो यह था आपका अक्षांश रेखा है और देशांतर रेखा है, ठीक है? और बाकी अगला टॉपिक अगले सेशन में पढ़ेंगे हम लोग। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है? यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना न भूले। तो खत्म करते हैं एक शायरी के माध्यम से कि बीत गया ऐ वक्त जो फिर न आएगा, तजुर्बा ये कहता है कि बहुत पछताएगा। अरे पछताना तंग करेगा उम्र भर, बाकियों को तो पता नहीं, पर अपने आप को क्या मुंह दिखलाएगा। तो सब्सक्राइब नहीं किए तो मुंह दिखा नहीं पाओगे, तो सब्सक्राइब करना अवश्य।